एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। और हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए और किस तरह से उन्होंने इंडिया को अपने अंडर में लिया, किस तरह से उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया पर एक एम्परर था जिसका नाम था औरंगजेब, उसका रूल था। उसकी मृत्यु के बाद इंडिया के जितने भी छोटे छोटे स्मॉल सूबेदार थे जो इंडिया में अपनी छोटे छोटे रियासत के साथ, अपनी छोटे छोटे प्रोविंस के साथ रूल करते थे, उन सब ने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया। उन सब ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। और अब इंडिया के पास कोई ऐसी पावर नहीं रही जो इंडिया पर अपना होल्ड कर सके। इसलिए जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उनके लिए इंडिया को अपनी टेरिटरी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। अब यूरोपियंस इन इंडिया, जो यूरोपियंस इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी 1600 में बनी थी। और इस कंपनी को जो इंग्लैंड की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था। एक चार्टर का मतलब होता है कि परमिशन दी थी कि वो जाए और जितने भी ईस्ट के कंट्री हैं या इंडिया है उनके साथ जाकर अपना ट्रेड बढ़ाए, व्यापार करें। और ये चार्टर्ड क्वीन चार्टर्ड के अकॉर्डिंग कोई अदर कंपनी ईस्ट में जाकर ट्रेड नहीं कर सकती थी एक्सेप्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया के अंदर आई तो उसका जो मेन एम था वो ये था कि इंडिया के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी मिनरल्स हैं, जितनी भी आपकी थिंग्स हैं, जैसे कॉटन है, कॉन्डिमेंट्स हैं, उनको वो चीपेस्ट प्राइस पर क्या करें, परचेज करें और हाई प्राइस पर अपनी कंट्री में जाकर उसको सेल करें। तो ये उसका एम था और इसी एम के साथ वो इंडिया के अंदर आई और यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर आए तो इंडिया में पहले से ये और भी अदर यूरोपियन कंपनी इस्टेब्लिश थी, जैसे पुर्तगालीज हैं। और पुर्तगालीज ने ही इंडिया का सी रूट को डिस्कवर्ड किया था। यानी 1498 में वास्को डिगामा नाम का एक पर्सन इंडिया आया और वो कलिकट तट पर उतरा जो केरल में है। और वहां पर आकर उसने अपने इंडिया, जो हमारा इंडिया है, उसके साथ अपना ट्रेड करना शुरू किया। और साथ के साथ उन्होंने गोवा को अपने अंडर में ले लिया। और गोवा को अपने अंडर में लेने के बाद उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उनके लिए यहाँ पर ट्रेड करना, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं था जितना वो समझकर आए थे। उनके लिए प्रॉफिट कमाना, यहाँ के जितने भी आपके कॉन्डिमेंट्स या कॉटन है उनको एक चीपेस्ट प्राइस पर खरीदना इतना इजी नहीं था, क्योंकि पहले से यहाँ पर अदर जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश थी और वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर प्रॉफिट कमाना चाहती थी। लेकिन जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसी पॉलिसी को यूज करके उन्होंने जो इंडिया का जो नेक्स्ट एम्परर था उस समय जहांगीर, तो जहांगीर के साथ उन्होंने एक फरमान लिया। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और एक अंग्रेज था, उसका नाम था हॉकिंग। तो हॉकिंग गॉट फरमान फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर 1609 में हॉकिंग ने जहांगीर जो मुगल एम्परर था उससे एक फरमान लिया रिटन में। फरमान क्या होता है? एक रिटन लेटर जो उसको ट्रेड करने का, इंडिया में ट्रेड करने का क्या दे, एक तरह की परमिशन। तो जहांगीर ने 1609 में हॉकिंस को इंडिया के अंदर ट्रेड करने की परमिशन प्रोवाइड की और इस परमिशन के तहत उसने सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना चाहा, ट्रेड की फैक्ट्री को सेटअप करना चाहा। लेकिन पुर्तगालीज भी क्या थे? स्ट्रांग थे। तो पुर्तगालीज की पॉलिसी के चलते जो ब्रिटिश मैन था हॉकिंग, वो अपनी इस पॉलिसी में क्या हुआ? फेल हो गया। लेकिन 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालीज को डिफीट कर दिया वॉर में और फिर से उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली किसकी? ट्रेड करने की, कंपनी में सूरत में कंपनी स्टैब्लिश करने की। और 1612 में उन्होंने एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी सूरत के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट अंग्रेज थे उनका नाम था श्री थॉमस रॉय। उन्होंने भी 1615 में एक परमिशन ली अगेन ट्रेड करने की और इस परमिशन के साथ कंपनी सेटअप करने की। और इस परमिशन के साथ उन्होंने आगरा में
अहमदाबाद में एंड बरोच में अपनी जो ट्रेड कंपनी थी वो स्टैब्लिश कर दी। तो इस तरह से ब्रिटिश ने धीरे धीरे इंडिया को अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने 1639 में मद्रास का एक छोटा सा जो लैंड का पीस है उसको एक राजा थे वहां के जिनका नाम था चंद्रगिरी, उनसे लिया और वहां पर उन्होंने एक जॉर्ज फोर्ट को स्टैब्लिश किया। दैट इज द क्लियर। अब जब कंपनी धीरे धीरे अपना ट्रेड यहां पर फैलाने लगी और उसने अपनी बहुत सारी जो कंपनी थी ट्रेड करने की सूरत में, उसके बाद आपकी आगरा में, अहमदाबाद में, बरोच में और मद्रास में स्टैब्लिश कर ली, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आ गई। अब वो क्या करने लगे, वो फोर्टिफिकेशन शुरू करने लगे। जहां पर वो ट्रेड के लिए कंपनी बनाते उस कंपनी का वो फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देते। फोर्टिफिकेशन से मेरा मतलब है कि वो वहां पर उस कंपनी की घेराबंदी, चार दीवारी करना शुरू कर देते और साथ के साथ कुछ उसके प्रोटेक्शन के लिए वो आर्मीज भी रखने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे जो ब्रिटिश आए थे इंडिया के अंदर, जो एक कंपनी उन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पावर में आने लगी और इस तरह से उन्होंने इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और 1650 में उन्होंने बंगाल में भी ट्रेड का जो राइट्स था वो ले लिया और वहां पर भी उन्होंने अपना जो ट्रेड कंपनी थी वो स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से अंग्रेज इंडिया के अंदर आए 1600 में और उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर्ड परमिशन ली। इस परमिशन के थ्रू वो ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी केवल इंडिया के अंदर क्या कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी। कोई और जो कंपनी थी उनका कॉम्पिटिटर ना हो, इसलिए उनको ये चार्टर्ड वहां पर प्रोवाइड किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू। तो दैट इज द क्लियर। तो इस तरह से जब ब्रिटिश पावरफुल होते चले गए और उन्होंने इंडिया को अपनी टेरिटरी बना लिया। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब यहां पर वो पावरफुल होते चले गए तो कौन कौन से वॉर उन्होंने लड़े, क्योंकि उनके लिए जो वे था वो इतना इजी नहीं था। उनको बहुत सारे मराठाओं से, बहुत सारे जो अदर कंपनीज थी यूरोप की, आपकी जो पुर्तगाज थे और जो यहाँ के सिख हैं, उन सब से उनको फाइट करनी पड़ी और उनका जो वे इतना इजी नहीं था कि वो इजीली इंडिया को अपनी टेरिटरी बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।